हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द ईयर 2025, यानी आपका जो एग्जाम नवंबर 2025 में हुआ था, ऑल इंडिया बार एग्जाम 20, उसके क्वेश्चंस। ओके, this is a little bit about me. If you're interested in studying history and GS, you can subscribe to my other channel also. यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लेक्चर हेल्पफुल हो तो हाइप कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर की पीडीएफ, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, कोई भी डाउट हो आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आर इंस्टाग्राम, वहां पे रेगुलर आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, प्लस जो लीगल कंटेंट हम शेयर करते हैं वो भी वहां पे मिल जाता है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप चैनल पे जाओगे, आपको ऑलरेडी सीपीसी पे प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 6 पार्ट्स हैं। इसमें ऑलरेडी 2014 से 2024 तक के क्वेश्चंस कवर्ड हैं एंड 2025 का ये जो करंट लेक्चर हम अभी बना रहे हैं ये इसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आपको एक ही जगह पे 2014 से लेके 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज सीपीसी के मिल जाएंगे। इनको जरूर कर लेना। सीपीसी पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा ट्रिकी टॉपिक लगता है, इसका बेराट सबसे ज्यादा हेवी है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, प्लस बाद में ऑर्डर्स बहुत सारे हैं। तो अगर इसका बेराट आप प्रॉपर्ली देख के नहीं जाओगे तो ये आपको प्रॉब्लम जरूर करेगा। इस लेक्चर को देखने के बाद जरूर से 6 पार्ट्स देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको बहुत डिटेल में पीछे समझाया गया है कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। As per the Code of Civil Procedure, a decree ex parte can be set aside against a defendant. तो सीपीसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपको कौन सी बेयर एक्ट रेफर करनी है, ठीक है। A decree ex parte can be set aside against a defendant कब? Option 1, if he satisfies the court that the summons were not duly served. बेसिकली क्या होता है, एक्स पार्टे अगर आपके खिलाफ एक डिग्री इशू कर दी गई है, एक्स पार्टे मतलब आप वहां पे प्रेजेंट ही नहीं थे। तो शॉर्ट में अगर समझाऊं, कोर्ट में केस हुआ, मान लो किसी ने आप पे केस किया, आप कोर्ट में आए नहीं, फॉर वट एवर रीजन, पता नहीं चला या जान के नहीं गए, और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया अपने तरफ से, तो उसे एक्स पार्टे बोलते हैं, ठीक है। तो किस केस में उसे सेट असाइड यानी हटाया जा सकता है? अगर आप ये प्रूव करें, ऑप्शन 1, इफ ही सैटिस्फाइज द कोर्ट दैट द समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, यानी जो समन है कोर्ट में पेश होने का वो आपको ढंग से सर्व ही नहीं किया गया था। ऑप्शन 2, if he satisfies the court that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called for hearing, कि कोई भी sufficient cause है जिस वजह से वो इंसान appear नहीं हो पाया। थर्ड, if he satisfies the court that there has been an irregularity in the service of summons despite the fact that defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim. तो अगर वो कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर ले कि कुछ इरेगुलरिटी हुई है समन की सर्विस में, भले उसको ये बात पता थी कि हियरिंग कब है या क्या, सफिशिएंट टाइम उसको नहीं मिला, ठीक। फोर्थ, विदाउट नोटिस बीइंग सर्व्ड ऑन दी ऑपोजिट पार्टी, कि ऑपोजिट पार्टी पे नोटिस सर्व नहीं की गई थी। करेक्ट आंसर क्या है? 1 एंड 2, 1 2 3, 1 एंड 4 या 1 2 3 एंड 4? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 एंड 2। बैराक में जाओगे, आप इंडेक्स देखोगे तो आपको वहां पे भी दिखेगा एक पार्ट है जहां लिखा है सेटिंग असाइड डिक्रीज एक्स पार्टे। इंडेक्स में ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेक्शन में जाना है, इस एरिया में मेरा आंसर मिलेगा। सेक्शन 13 में नाम ही यही है, सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टे अगेंस्ट डिफेंडेंट। क्लियरली इंडेक्स से देख के पता चल रहा है कि इसी में क्वेश्चन आंसर होगा। तो स्टेटमेंट 1 देखो यहाँ दिया है कि कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कर ले कि समन टाइम से सर्व नहीं किया था, तो 1 तो सही है। सेकंड की उसको प्रिवेंट किया था किसी सफिशिएंट कॉज ने, तो 2 भी सही है। 3 के केस में लिखा है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल सेट असाइड डिक्री पास्ट एक्स पार्टे मेयरली ऑन द ग्राउंड की कोई इरेगुलरिटी थी समन की, जबकि उसको पता था कि डेट ऑफ हियरिंग कब है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कॉमन सेंस में भी सोचो कि समन को सर्व करने में कुछ इरेगुलरिटी थी, पर तुम्हें पता था हियरिंग कब है, तुम्हें सारी डिटेल मालूम थी और तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम भी था कि तुम अपियर करोगे, पर तुम इसलिए नहीं आए कि कुछ इरेगुलरिटी हुई है। तो कोर्ट ने बोला ये कोई रीजन नहीं होता है, तुम्हें मालूम था कोर्ट में पेश होना है। तो 3 गलत है। एंड जैसे ही 3 गलत हुआ, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, और 2 हर हाल में सही है। तो आपको पता है आंसर इज ए, 1 एंड 2, ठीक है। एंड सामने वाली पार्टी को नोटिस सर्व होती है कि नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, समन आपको इशू किया जा रहा है कि आप पेश हो यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इज ए, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, एक डिक्री है पेमेंट ऑफ मनी को लेके। एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर्ड अनलेस आफ्टर गिविंग द जजमेंट डेटर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट। इसका क्वेश्चन अक्सर बहुत लंबे दिखते हैं तो लोग पढ़ के ही घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है अरे तो बहुत लंबा है, टाइम लेगा।
सुकून से 1-1.5 मिनट दोगे आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। क्लियरली लिखा है, अगर कोई डिक्री इश्यू की जा रही है, किस लिए? पेमेंट ऑफ मनी के लिए, और इसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं? सामने वाले को प्रिजन में डिटेन करके। ऐसा कोई भी डिक्री ऑर्डर नहीं की जाएगी अनलेस आफ्टर गिविंग द जजमेंट डेटर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज। अनलेस आपने सामने वाले जो जजमेंट डेटर है उसको अपॉर्चुनिटी दी है और कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाइड है कि, अब ऑप्शंस हैं। पहला, जजमेंट डेटर इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, कि हमें लग रहा है कि अरे इसको डिटेंशन में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये भाग जाएगा, ठीक है, एब्सकॉन्ड कर जाएगा। Second, judgment debtor has, before the institution of the suit in which the decree was passed, dishonestly transferred any part of his property. जजमेंट डेटर जो है उसने सूट शुरू होने के पहले जो डिक्री पास हुई है उससे रिलेटेड अपनी प्रॉपर्टी कोई भी है डिसऑनेस्टली ट्रांसफर कर ली है, तो आपको लग रहा है बेसिकली घपलेबाज आदमी है, तो इसको डिटेंशन में ही रखना सही है। थर्ड, decree is for a sum for which the judgment debtor was bound in a fiduciary capacity to account, कि वो बाउंड था फिड्यूशरी कैपेसिटी में कि इसको उसे पे करना होगा बट उसने नहीं किया। फोर्थ, जजमेंट डेटर हैज और हैज हैड सिंस द डेट ऑफ द डिक्री द मीन्स टू पे सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ द डिक्री एंड नेग्लेक्टेड टू पे, कि इसके पास शुरू से इतने पैसे थे कि ये पैसे भर सकता था, पर इसने चूज किया है कि ये नेग्लेक्ट करे, तो ऐसे इंसान पे हम भरोसा कैसे करें? तो इन्हीं केसेस में जो है आप डिटेंशन को लेके बात कर सकते हो। ऑप्शन है 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4, 1 3 4, 1 2 3 4। ऐसे ऑप्शंस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ध्यान दो। मान लो अगर ऑप्शन 4 आप सबसे पहले चेक करो, हमेशा देखो वो ऑप्शन जो सबसे ज्यादा रिकर कर रहा है और सबसे पहले ट्राई करो उसी को चेक करने का। फॉर एग्जाम्पल 4 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है या फिर 1 है जो 3 ऑप्शन में दिया है, तो सबसे पहले उन्हें चेक करो, क्योंकि अगर मान लो 4 गलत निकला तो ऑटोमेटिकली ये तीनों डिलीट हो गए और आपको पता है आंसर ए है, तो आपको बाकियों को इतना वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम गोस फॉर 1, अगर 1 गलत निकल गया तो आपको पता है ये 3 ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे, तो ऐसे ही ऑप्शन को पहले उठाओ। 3 भी देखो हर 3 जगह आ रहा है, 4 जगह आ रहा है एक्चुअली, तो 3 तो आपको पता है हर हाल में सही है ना, चारों में है, तो 3 को चेक करने में अपना टाइम मत खराब करो, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना टाइम सेव करते हो एग्जाम में। करेक्ट आंसर है सी, 1 3 एंड 4। क्यों? सेक्शन 51 में जाओगे, प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन हेडिंग के अंदर सेक्शन 51 पावर्स ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात हो रही है, तो एग्जीक्यूशन के अंडर ही आएगा। क्लियरली लिखा है जजमेंट डेटर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इफेक्ट और ऑब्स्ट्रक्टिंग द डिलेइंग ऑफ एग्जीक्यूशन डिग्री किस केस में हो सकता है, ठीक है? पहला वाला स्टेटमेंट हमें क्लियरली यहाँ दिया है, फोर्थ भी दिया है, थर्ड भी दिया है। अब सेकंड गलत क्यों है? यहाँ देखो आफ्टर लिखा है कि सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होने के बाद उसने डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी कहीं ट्रांसफर की है, पर आपके क्वेश्चन में बिफोर लिखा है। अब एक वर्ड उन्होंने चेंज किया और उसकी वजह से ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, इसमें और इसमें सिर्फ 2 का फर्क था। एक वर्ड आपने अगर ध्यान नहीं दिया और आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको आप देख के चले गए, हाँ हाँ चारों पॉइंट है, चलो 1 2 3 4, वहीं फंस जाओगे। तो इससे आपको लेसन मिलता है, जब आप बैराक में वो टॉपिक देखोगे 30 सेकंड देके ध्यान से इसे वर्ड बाय वर्ड मिला के देख लेना कि कुछ और मीनिंग तो नहीं निकल रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ बुक खोल के काम नहीं बनेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेसिक कॉमन सेंस, और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम लाइन बाय लाइन मिला लेना, ठीक है? नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, for res judicata to be applicable on a subsequent suit, the former suit, and फिर ऑप्शंस दिए हैं। रेस जुडिकाटा में डिटेल में बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, पिछले 6 पार्ट में कम से कम 20 बार इसके बारे में हमने बात की है, ठीक है? क्लियरली उन्होंने आपको बता दिया सीपीसी के सेक्शन 11 में जाना है, तो आपका आधा काम तो उन्होंने वहीं कर दिया। तो रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होने के लिए ऑन दी सब्सीक्वेंट सूट, बेसिकली पहले एक सूट हुई उसके बाद जो सब्सीक्वेंट सूट है उसके केस में क्या कंडीशंस है? 1, फॉर्मर सूट हैज बीन फाइनली डिसाइडेड, जो पहले वाली सूट थी वो फाइनली क्लियरली डिसाइड हो चुकी है। सेकंड, कैन ओनली बी इंस्टीट्यूटेड प्रायर टू दी सब्सिक्वेंट सूट, से पहले हो सकता है वो, यानी जो फॉर्मर सूट है उससे पहले। थर्ड, रिलेट्स टू द सेम मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन दी सब्सिक्वेंट सूट, यानी सेम मैटर पे है और सब्सटैंशियल इशू सेम है, पहले वाली सूट जो थी उसमें भी और बाद वाली में भी। एंड फोर्थ इज बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। तो बेसिकली पहले स्टेटमेंट में आपको बोला है एक फॉर्मर सूट होती है, ठीक है, और एक सूट है जो बाद में हो रही है। तो इन्होंने कहा कि रेस जुडिकाटा अप्लाई करने के केस में पहला स्टेटमेंट है कि ये वाली फाइनली डिसाइड हो चुकी हो, थर्ड स्टेटमेंट है कि सेम मैटर के बारे में होनी चाहिए एंड सब्सटैंशियल इशू सेम होना चाहिए, फोर्थ में बोला है कि सेम पार्टीज या एटलीस्ट जो उनकी जो पार्टीज क्लेम कर रही हैं सेम होनी चाहिए, ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टीज। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोला है कैन ओनली बी इंस्टीट्यूटेड प्रायर टू दी सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4।
करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4. सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा जाके देखोगे, स्टेटमेंट 1, 2, 3, सॉरी स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 क्लियरली आपको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड डिसाइडेड, तो ये एक हो गया. सेम पार्टीज वाला हो गया, सब्सिक्वेंटली रेज्ड. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? फॉर्मर सूट पहले डिसाइड हो जानी चाहिए, उसके बाद ही सब्सिक्वेंट सूट में रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, उससे पहले नहीं. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है. आंसर इज 1, 3 एंड 4. इसको बहुत डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इन डिटेल. ठीक है, तो उस पर भी टाइम नहीं दे रहे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Section 35A of CPC, what is the maximum amount a court can award as compensatory cost in ordinary cases? अब ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है. क्लियरली सीपीसी बता दिया, सेक्शन 35A बता दिया. जाओ अमाउंट देखो, 2,000, 10,000, 5,000 या 3,000. करेक्ट आंसर इज डी, 3,000. 35A में जाके देखोगे क्लियरली 3,000 यहाँ पे मेंशन्ड है. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 58 of CPC, what is the maximum period of detention in civil prison for a decree amounting अमाउंट एक्सीडिंग 5,000. तो उन्होंने बोला है सेक्शन 58 बता दिया, सीपीसी बता दिया, 50-60% काम तो यहीं खत्म हो गया. मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन क्या हो सकता है सिविल प्रिजन में एक ऐसी डिग्री के लिए जिसका अमाउंट 5,000 से ज्यादा है. ठीक है, 6 वीक्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स. इसका करेक्ट ऑप्शन 58 में जाके देखोगे क्लियरली क्या लिखा है, वेयर द डिग्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5,000 बट नॉट, उसके लिए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, तो 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, तो आंसर है सी. और इसी में अगली बार मान लो आपसे पूछ ले एक्सीडिंग 2,000 बट नॉट एक्सीडिंग 5,000, यानी मान लो आपको ऐसे अमाउंट दे दें कि 4,000 रुपए से रिलेटेड है, तो क्या होगा? तो 2,000 से ज्यादा है, 5,000 से कम है, तो उस केस में 6 वीक्स है. तो सारे ऑप्शन, अगली बार कुछ और ऑप्शन पूछा जा सकता है, राइट? तो उनको भी जब आप पढ़ाई कर रहे हो इसको पॉज करो और 2 सेकंड के लिए पूरा पढ़ो, अपनी बैराक हाथ में लेके बैठो जब हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, और पॉज करके इसको ध्यान से एक बार पढ़ लो, आपको आगे काम आएगा. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस फॉल्स विद इन सेक्शन 58(1)(b ऑफ सीपीसी? अगेन 58(1)(b क्लियरली दे दिया आपको, पूछा है कौन सी सिचुएशन उसके अंदर फिट बैठती है. ध्यान दो, अगर 58(1)(b, अभी मैंने कहा था सेम चीज पे क्वेश्चन आता है, आप देखोगे टेक्निकली उन्होंने एक ही सेक्शन से 2 सवाल पूछे हैं, अब इससे रिलेटेड पूछा है. ओके, कि इसके अंडर कौन सी सिचुएशन आती है, एग्जैक्टली सेम जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, देखो उसी पे क्वेश्चन आ गया. ऑप्शन ए डिक्री फॉर 1,800 डिटेंशन 3 महीने, 3,500 डिटेंशन 6 वीक्स, 6,200 डिटेंशन 6 मंथ्स एंड 10,000 डिटेंशन अप टू 1 ईयर. अब हमने यहाँ पे क्लियरली क्या देखा, पहले इन्होंने जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो 3 मंथ मैक्सिमम टाइम है. ठीक, तो हमारे लिए अमाउंट कितना दिया था यहाँ पे इन्होंने, 5,000 रुपए से ज्यादा 6,200 है, 6 मंथ्स गलत है. 10,000 1 ईयर, ये भी गलत है क्योंकि हमें क्लियरली पता है 3 मंथ्स इज द मैक्सिमम टाइम, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे लिए डिलीट हो गए. अब बचे दोनों में देखते हैं. और 58(1) भी तो वैसे भी उन्होंने क्लियरली बोला ये कि इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है. डिक्रीज फॉर द पेमेंट जहां पे मनी 2,000 रुपए से ज्यादा है और 5,000 रुपए से कम है, तो इधर वे 2,000 से ज्यादा 5,000 से कम एक ही ऑप्शन है, तो बाकियों को वैसे चेक करने की जरूरत नहीं थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया. 2,000 से ज्यादा 5,000 से कम ये है, और इसका डिटेंशन दिया है क्लियरली अप टू 6 वीक्स. अगली बार हो सकता है घुमा के पूछ लें कि अमाउंट दे दें आपको क्वेश्चन में कि इसका डिटेंशन कितना होगा, तो ये दिमाग आपको खुद लगाना होगा. करेक्ट आंसर इज बी, 3,500 डिटेंशन अप टू 6 वीक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ सिविल सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट अजय एंड द कोर्ट इशू समन्स रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर. चलो ठीक है, इशू के अजय के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल हुई, कोर्ट ने समन इशू किया कि अपीयर हो. आफ्टर रिसीविंग द समन, Ajay consults his lawyer to understand the timeline for filing his written statement of defense under CPC. अजय ने अपने लॉयर को कंसल्ट किया कि मुझे जरा टाइमलाइन बताओ कि मैं अपना रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंस में कब तक फाइल कैसे फाइल कर सकता हूँ सीपीसी के अंडर. विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन मस्ट ही सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट. कहानी देख के कभी मत डरना, यही कहानी 15 लाइन की बन सकती है, हो सकता है ये क्वेश्चन 2 पेज का बना दिया जाए. बिल्कुल मत डरो. मेन बात होती है, तुमसे पूछा गया है, अजय हो चाहे विजय हमें फर्क नहीं पड़ता, मेन बात पूछी है समन सर्व होने के कितने दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट दिया जा सकता है. वो वकील से पूछे चाहे अपने पास पूछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑप्शन है 30 डेज, 15 डेज, 60 डेज एज एंड 90 डेज. करेक्ट आंसर इज ए 30 डेज. ऑर्डर रेट में जाओगे, रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम यहाँ पे. अब ये भी इसीलिए पढ़ लो, अगली बार सेट ऑफ पे क्वेश्चन है तो तुम्हें पता हो कहाँ जाना है, काउंटर क्लेम पे पता है कहाँ जाना है, तो बेरैक्ट ही छानते रह जाओगे. रिटर्न स्टेटमेंट क्लियरली यहाँ पे टाइम मेंशन्ड है. ठीक है, 30 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग डज द रजिस्टर्ड एड्रेस फर्निश्ड अंडर सेक्शन 14A(1) ऑफ CPC
रिमेन वैलिड इफ नॉट चेंज्ड। ये क्वेश्चन विड्रॉ किया गया था। तो विड्रॉल की भी याद रखो, अब ये एग्जाम 99 क्वेश्चंस का हो गया जब ये क्वेश्चन विड्रॉ हुआ, और कम से कम 7-8 क्वेश्चन विड्रॉ हुए थे। तो इसलिए इस भरोसे कभी मत जाना कि मैंने ये सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है, 10 के 10 सवाल हो जाएंगे, कहो वो सवाल ही हटा दे तब क्या करोगे, क्योंकि ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं। ठीक है, दिस क्वेश्चन वॉज विड्रॉन, ऐसा कोई सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। जो करता है वो क्या है, ऑर्डर 6 का 14A, ऑर्डर 6 का 14A ये था, इन्होंने ये गलत लिख दिया सेक्शन लिख के। इसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड था 2 इयर्स। अगली बार मान लो ये क्वेश्चन अगर सही छपा होता तो इसका आंसर होता 2 इयर्स, तब आंसर सी होता, पर क्वेश्चन ही गलत है तो ये विड्रॉ हो गया। पर इस केस में करना क्या है, क्वेश्चन अटेंड जरूर करना, स्किप मत करना, गलत है तो भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियरली आप बैराक देखोगे आपको दिखेगा वहां 14A, ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं है। तो आपको समझ में तो आ रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है। पहली बात, ऐसे में पैनिक मत करो, बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, अरे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हो सकता है, मेरी किताब में तो प्रॉब्लम नहीं है। शांति रखो, क्लोजेस्ट आंसर जो समझ में आ रहा है वो मार्क कर दो, जो भी तुम्हें सबसे बेस्ट आंसर समझ में आ रहा है। मान लो अगर तुमने पढ़ाई की होगी तो तुम्हें पता होगा कि रजिस्टर्ड एड्रेस की बात कहाँ हो रही है, फ्री टाइम है एंड में अगर, तो इंडेक्स में देखो रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ है, तुम्हें ऑर्डर में मिलेगा और तुम 2 इयर्स मार्क करके चले आना। ठीक है, मान लो उतना टाइम नहीं है और तुम्हें पता है गारंटीड क्वेश्चन गलत है, तो फिर कोई भी आंसर मार्क कर दो। ठीक है, बट मिस मत करना, स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to CPC, who can direct the court that passed the decree to take security when an execution order is challenged in appeal? CPC के अकॉर्डिंग कौन कोर्ट को डायरेक्ट कर सकता है, उस कोर्ट को जिसने डिक्री पास की थी टू टेक सिक्योरिटी, जब एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर चैलेंज किया जाए अपील में। कौन ये काम कर सकता है, ए ओनली द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग रिट ज्यूरिसडिक्शन, appellate court hearing the appeal, district registrar of property records या पुलिस अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न jurisdiction। करेक्ट आंसर इज बी, appellate court जो अपील सुन रहा है। सेक्शन 5 दिया है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड एग्जीक्यूशन, स्टे बाय appellate कोर्ट, क्लियरली लिखा है appellate कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, फाइलिंग इन अपील का डायरेक्ट मतलब नहीं होता कि एग्जीक्यूशन पे स्टे लग जाएगा। appellate कोर्ट के पास पावर होती है कि वो स्टे लगा सकता है एग्जीक्यूशन पे, या लोअर कोर्ट को कह सकता है कि सिक्योरिटी लो। ठीक है, next question, under the CPC how many high court judges constitute the judicial membership of the rule committee? कितने हाई कोर्ट जजेस बनाते हैं जुडिशियल मेंबरशिप ऑफ द रूल कमिटी? 3, 2, 4, 5। करेक्ट आंसर इज 3। 123 में जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल्स कमिटी इन सर्टेन स्टेट्स, क्लियरली लिखा है 3 जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सो वी आर डन विद ऑल दी क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए थे। लेटेस्ट पेपर जो था, AIB 20 के क्वेश्चन डिटेल में लगाने इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो देखो लेटेस्ट पेपर है, आपको क्लियरली बता रहे हैं कि पेपर पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। आपको दिख रहा है कि कुछ क्वेश्चंस विड्रॉ भी हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में वो 1-2 वर्ड मोल्ड कर दे रहे हैं, तो आपको यानी कि बैराक बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। कुछ क्वेश्चन इंडेक्स से डायरेक्ट आंसर होते हैं, कुछ में आपको सेक्शन डिटेल में खोल के देखना होगा, कुछ में वो आपको सेक्शन नंबर क्वेश्चन में दे देते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है। सो देयर इज अ बैलेंस, पेपर क्लियर आराम से हो जाता है। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, इंडेक्स ध्यान से पढ़ो, बैराक को पढ़ के जाओ, जितना इन डेप्थ पढ़ के जाओगे उतना अच्छा, बट बेस्ड ऑन कि आपके पास 2 महीने हैं, एटलीस्ट इंडेक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाओ। ठीक है, so we are done with this. If you want I can bring up a series on bare act revision depending on how much is the demand, I'll bring that। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, PDF आपको वहां पे मिल जाएगी इसकी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इफ दिस वाज हेल्पफुल देन डू हाइप इट। और बाकी 6 वीडियोस प्लीज जाके देख लेना CPC के, नहीं तो ये तो सफेद ही है, बाकी वहां पे 10 साल के क्वेश्चन लगाए हुए हैं। ठीक है, सी यू सून, बाय बाय।